Guys, welcome to our channel I Study 2.0, and today we have started new series that is UGC NET law paper. And firstly we have started our constitutional law of India paper, and that is the topic one of that part, preamble of the constitution. जो कि हमारी targeted audience है वो है UGC NET aspirants, law aspirant and the judicial aspirant and other competitive examinations such as like UPSC, State Public Service Commission examination. Let's move to the and topics to be discussed in this video. Introduction of the preamble, हम introduction में पढ़ेंगे preamble का introduction and ingredients पढ़ेंगे जो कि preamble के अंदर मौजूद हैं and keywords that preamble contained in that part and the significance of the preamble and the preamble as a part of the Indian Constitution और amendability of the preamble पढ़ेंगे under article 368 of the Constitution of India. Let's move to the introduction of the preamble. The American Constitution was the first to begin with the preamble. वो मतलब कुछ कंट्रीज हैं जिनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका वो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है एंड द मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलो दिस प्रैक्टिस. तो जो कि हमने जो प्रैक्टिस फॉलो की है वो वहां से ही फॉलो की है. अब बेसिकली द प्रियम्बल होता क्या है? द टर्म प्रियम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और अ प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि किसी चीज़ का मतलब कोई बुक होती है उसकी जो स्टार्टिंग होती है तो हम लोग देखते हैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, इंडेक्स जो होता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं. तो सेम चीज़ वही हमारे प्रियम्बल में मौजूद है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, मतलब किस फॉर्म में प्रेजेंट है. तो ये है, इट मीन्स इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये एक पूरी समरी और आप कह सकते हो एसेंस है, मतलब आपको एक समरी में पता चल जाएगा, एक छोटा जो समरी होता है प्रिसाइज फॉर्म में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं. एंड द preamble or to the Indian Constitution is based on the objective resolution drafted and moved by the Jawaharlal Nehru and adopted by the Constituent Assembly. तो ये एक ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन कमेटी थी उसके बेसिस पे हमने मतलब ड्राफ्ट बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने और इसको अडॉप्ट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी दैट टाइम. एंड इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 विच एडेड 3 न्यू वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड द इंटीग्रिटी. ये 3 वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हमारे प्रियम्बल के अंदर इंसर्ट किए गए थे या जोड़े गए थे. और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट हुई थी दैट टाइम, बहुत सारे चेंजेस आए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसको मिनी इंडिया भी बोला जाता है. इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल, कौन कौन से द प्रियम्बल रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट्स, कौन से हैं चीज़ें हैं जो कि प्रियम्बल रिवील करता है. दैट फर्स्टली सोर्स ऑफ अथॉरिटी, की सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है. द सोर्स ऑफ अथॉरिटी बेसिकली मीन्स द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट preamble state that constitution derives its authority from the people of India. जो उसकी अथॉरिटी है वो people of India के थ्रू उसकी ऑथराइज करता है. दूसरा नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, की जो नेचर है इंडियन स्टेट का वो किस तरीके का है. इट डिक्लेयर्स दैट इंडिया टू बी ए सोवरेन, कि जो इंडिया है वो सोवरेन है, सोशलिस्ट है एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिकन पॉलिटी है. थर्डली बात करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट स्पेसिफाई द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड द फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव. जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, बराबरी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव हैं जो कि प्रियम्बल में मेंशन है. दूसरा बात करें डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इट स्टिपुलेट्स नवंबर 26, 1949 एज द डेट. तो जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था वो अडॉप्ट किया था नवंबर 26, 1949 को, बट जो ऑफिशियली जो इन्फोर्स हुआ था वो आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसको हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. लेट्स मूव टू कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल, कि जो कि प्रियम्बल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा. प्रियम्बल मोस्टली जो आप बुक्स होती हैं किसी भी, तो उसमें प्रियम्बल फर्स्टली बुक के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर प्रिंट होता है. तो आपने जो कीवर्ड्स मेंशन देखे होंगे, तो जैसे कि हम सबसे पहले बात करें सोवरेन फीचर, सोवरेन की. जो सोवरेन वर्ड्स है दैट इम्प्लाइज दैट इंडिया इज ए नाइदर
a dependency nor a dominion of any other nation, ना तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ना हमारे ऊपर किसी का डोमिनियन है, एंड बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, हम एक स्वतंत्र स्टेट हैं, एंड देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट, ना तो हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी है, एंड इट इज अ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स हैं, हम खुद अपना मतलब खुद से डील करते हैं, फ्री हैं हम इन चीज़ों को डील करने के लिए। एंड अब ना बात करते हैं कि बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और शेड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन द फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। तो इंडिया के पास एज सॉवरेन स्टेट होने के साथ आइदर एक्वायर, हम एक्वायर कर सकते हैं और शेड कर सकते हैं, मतलब किसी भी पार्ट को हटाना और वो करना हमारे मतलब उस चीज़ के लिए भी हम स्वतंत्र हैं। सेकेंड वर्ड है सोशलिस्ट। जो सोशलिस्ट वर्ड है ये ऐड हुआ था इवन बिफोर द टर्म वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, and the constitution had a socialist content in the form of certain directive principle of the state policy। तो जो ये वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था, पर उससे पहले हमारे पास जो कि सोशलिस्ट फॉर्म की बात करें तो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे वो एक सोशलिस्ट फैक्टर्स हैं हमारे लिए। And in other words we can say that implicit in the constitution has now been made explicit। तो अब मूव करते हैं सेकुलर अदर्स। व्हाट इज द सेकुलर? द सेकुलर टर्म आल्सो एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। However, as the Supreme Court is said in 1974, although the word secular state were not expressly mentioned in the constitution, कि ये word जो है mention नहीं किया गया constitution में, there can be no doubt that constitution maker wanted to establish such a state, and accordingly to article to 25 to 28 that guaranteeing the fundamental right to freedom of religion have been included in the constitution। जो कि हमारा जो वर्ड है सेकुलर, क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, तो जो कि आर्टिकल 25 से 28 जो डील करते हैं हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें मतलब किसी भी धर्म को अपनाने की, मतलब किसी भी धर्म को करने की आज़ादी, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, तो हमारा ये गारंटी करता है आर्टिकल 25 टू 28। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक। द डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं उनका जो सुप्रीम पावर होती है वो बाय द पीपल होती है। तो डेमोक्रेसीज टू टाइप्स होती है, फर्स्टली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली, एज इज द केस ऑफ स्विट्जरलैंड। जो स्विट्जरलैंड का है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। और देर आर 4 डिवाइसेज ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। फर्स्टली जैसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में? रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव्स होते हैं, रिकॉल होता है, एंड द प्लेबीसाइड्स जो हैं वो सब चीज़ें एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल होता है। दूसरी हम बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऑन द अदर हैंड दैट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर, दस कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक द लॉज। जैसे कि है हमारा क्या है, हम गवर्नमेंट चूज करते हैं, तो ये क्या है? एक इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। And this type of democracy also known as the representative democracy is 2 kinds, parliamentary and the presidential। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, और जैसे कि यूएसए की बात करें वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। And now move to republic। A republic polity can be classified into 2 categories, monarchy and the republic। जो मोनार्की जो होता है उसमें क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है यूजली किंग और क्वीन होते हैं, एंड इंजॉय द हेरिडिटरी पोजीशन। जो कि इनका जो हेरिडिटरी होता है, मतलब जो किंग होता है उसका हेरिडिटरी राइट्स होते हैं यहाँ पे, मतलब मान लो किंग का जो सन होगा वो किंग बनेगा, फिर नेक्स्ट जो उसकी जनरेशन, ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन उनका वो चल रहा रहता है हेरिडिटरी सिस्टम। तो ये होती है मोनार्क। And he comes into office through the succession, example Britain। In a republic on the other hand, the head of the state is always elected directly or indirectly for a fixed period, is example USA। Therefore the term republic in our preamble is indicate that India is an elected head called the president, and he is elected indirectly for a fixed period of 5 years।
A republic also means two more things. Firstly, the vesting of the political sovereignty in the people and not a single individual like a king. Second, that absence of any privileged class. Hence, all public offices being open to every citizen without any discrimination. तो रिपब्लिक का बेसिकली मतलब होता है कि कोई बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं वो सबके लिए ओपन होते हैं, ना कास्ट मतलब कुछ भी उसमें मैटर नहीं करता है. अब बात करते हैं जस्टिस की. जो टर्म जस्टिस है इन द प्रियम्बल एम्बैरेस थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म. फर्स्टली सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल जस्टिस. तो सामाजिक की बात करता है, आर्थिक जस्टिस की न्याय की बात करता है, और दूसरा राजनीतिक जस्टिस न्याय की बात करता है. द सिक्योर थ्रू वेरियस प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. जो कि ये तीनों फॉर्म ऑफ जस्टिस प्रोवाइड की गई हैं, इनको हम सिक्योर करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं बाय द फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. अब सोशल जस्टिस जो है डिनोट करता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स and so on, and it means absence of privilege being extended to any particular section of the society. Improvement in the condition of the backward classes, STs and OBCs and the women's. तो इनके लिए मतलब जो सोशल जस्टिस है वो प्रिविलेज दी जाती है, मतलब इस तरीके की चीज़ों को उनको आगे लाने के लिए, ताकि उनका भी जो सोशल स्टेटस बढ़े. दूसरा बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की. दैट डिनोट द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर. तो जो हम इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से जो इनजस्टिस होता है उसको हम नॉन डिस्क्रिमिनेट मतलब इनजस्टिस है उसको इकोनॉमिक जस्टिस के थ्रू बैलेंस किया जाता है. अब ये क्या करता है बेसिकली इकोनॉमिक जस्टिस, वो क्या करता है, इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ द ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज इन द वेल्थ, इनकम एंड द प्रॉपर्टी. And a combination of the social justice is economic justice denote what is known as a distributive justice. जो distributive justice है basically एक जो पॉलिटिकल थिंकर थे मतलब उनका वर्ड दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. अब बात करते हैं लिबर्टी की. लिबर्टी द टर्म मीन्स दैट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल. किसी तरीके की मतलब कोई बंदिश नहीं है, मतलब किसी तरीके का ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल. किसी इंडिविजुअल की एक्टिविटीज के आपको रिस्ट्रेन मतलब किसी भी चीज से फ्री हो, एब्सेंस नहीं होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ का उनके पास बंदिशें नहीं होनी चाहिए. एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनालिटीज. And the preamble secure to all citizens of India liberty of thought, expression, and the belief, faith, worship, and through their fundamental right and enforceable in court of law in case of the their violation. किसी तरीके का वायलेशन होता है उसके थ्रू मतलब वायलेशन होता है इन चीज़ों का, लिबर्टी ऑफ थॉट का, एक्सप्रेशन का, किसी का बिलीफ का, फेथ का, उनको हम फंडामेंटल राइट के थ्रू इन्फोर्स करते हैं, मतलब जो इन्फ्रिंजमेंट होता है उनको हम प्रोटेक्ट किया जा सकता है. अब बात करते हैं इक्वालिटी की. इक्वालिटी मीन्स दैट एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोविजन ऑफ द एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. मतलब सभी को बराबरी का हक देना, किसी भी तरीके की स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी किसी को भी, मतलब जिसको मतलब ज़रूरत है उनको हम प्रिविलेज दी जाती है, बट दैट मैटर कि हम उनको कोई भी तरीके का वो उनका मतलब चलता है, ज़रूरत है तो उनको तरीके का हमको उनको इक्वालिटी देते हैं, प्रिविलेजेस देते हैं. एंड the preamble secure to all the citizens of India is equality of status, opportunity, and this provision is embraced three dimension of equality like the civic and the political and economic. अब जैसे कि हम जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कुछ जो कि सिविक इक्वालिटी से डील करते हैं, जैसे आप लोगों इक्वालिटी बिफोर द लॉ अंडर आर्टिकल 14, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 15 के अंदर मेंशन है. एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16 में दिया हुआ है. अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है. एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 प्रोवाइड किया गया है. अब जैसे कि दो और प्रोविजन जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन दैट अचीव पॉलिटिकल इक्वालिटी, no person is to be declared ineligible for inclusion in electoral rolls on ground of religion, race और caste, sex. अंडर आर्टिकल 325 प्रोवाइड किया गया है कि जो वोटिंग राइट है वो सभी का है, किसी को आप रिलीजन और कास्ट के बेस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं.
दूसरा जो है कि जो नंबर 2 की बात करें, इलेक्शन ऑफ लोकसभा जो है कि स्टेट असेंबली टू बी बेसिस ऑफ द अडल्ट सफरेज, जो कि हमारा अंडर आर्टिकल 326 प्रोवाइड किया है। अडल्ट सफरेज में कि जो भी 18 साल का इंसान हो चुका है वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाता है अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जैसे और बात करें कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ऑफ द स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 39 में, सिक्योर्स टू मैन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आजकल जो आर्टिकल 39 है बेसिकली वो करता है कि जो मेल और फीमेल है आप उनमें इस बेसिस पे भेदभाव ना करें या डिस्क्रिमिनेशन ना करें उनकी पेमेंट के लिए, या मतलब आप उनको कोई भी लाइवलीहुड, तो उनको इक्वल पेमेंट दी जानी चाहिए उनके काम के लिए। अब बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी बेसिकली जो है वो मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा जो है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट दैट दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजन। जो हमारी जो सिटीजनशिप है वो सिंगल है, क्योंकि जैसे कोई स्टेट है वहां पे डबल सिटीजनशिप है, जैसे कि यूएसए की बात करें तो वहां का अमेरिकन सिटीजन है उनकी एज ए कंट्री, और बाकी जो उनका स्टेट है उसकी सिटीजन है। बट इंडिया में आप इंडियन सिटीजन, मतलब इंडियन ही सिटीजन है, आप कहीं भी जाएंगे आपको एज ए इंडियन सिटीजन ही कहलाएंगे, तो ये होता है सिंगल सिटीजनशिप। अब let's move to the significance of the preamble. The preamble embodies to the basic philosophy and fundamental values and political and moral and religious on which of the constitution is based. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन सब चीज़ों पे कुछ बेसिक फिलोसफीज है, जैसे पॉलिटिकल फिलोसफी, मोरल एंड रिलीजियस, इनके ऊपर बेस्ड है। एंड इट कंटेन्स द ग्रैंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड दैट रिफ्लेक्ट द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो प्रियम्बल के थ्रू हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का उनका ड्रीम दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट दिखता है, या मतलब रिफ्लेक्शन उनका क्या विचार थे, या सब चीज़ें प्रियम्बल के द्वारा हमें चीज़ें दिखती हैं। अब पढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो कि ये बहुत ही मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी, कुछ चीज़ें जो होती हैं कि जो प्रियम्बल है इज वेदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अ नॉट, कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो हम फर्स्टली डिस्कस करते हैं इन बेरूबेरी यूनियन केस से, दैट इज 1966 केस। द सुप्रीम कोर्ट हैज दैट प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस के अंदर बोला गया था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। And the Supreme Court that preamble shows that general purpose behind the several provision in the Constitution and is thus key to the mind of the makers of the Constitution. And fit that further where the term used in any article are ambiguous or capable of more than uh, one meaning, some assistance or interpretation may be taken from the objectives enshrined in the preamble. And despite this recognition of the significance of the preamble, the Supreme Court specifically opined and the preamble is not a part of the Constitution. तो ये सब चीज़ें ब्रेवरी केस में बोली गई थी। अब बात करते हैं इन केस ऑफ नंदा भारती केस की। ये बहुत स्टोरी केस है कि जो कि आपके मतलब लॉ पेपर में ले लीजिए, किसी भी मतलब पॉलिटी पार्ट में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो केस ऑफ नंदा भारती की बात करें, in this case, the Supreme Court rejected the earlier opinion and held that preamble is a part of the Constitution, and it observed that preamble is extreme importance and the Constitution should be read and interpreted in the light of the grand and the noble vision of expressed in the preamble. तो जो कि उसने बोला था कि जो कि पार्ट है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का, और दूसरी है कि इसकी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है, आप इसके जो ग्रैंड एंड नोबल विजन के ऊपर अच्छे से ध्यान दें या एक्सप्रेस करें चीज़ों को। तो अब बात करते हैं इन द LIC ऑफ इंडिया कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 1995 केस, एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में बोला गया था कि ये इसका आंतरिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। अब बात करते हैं अमेंडेबिलिटी की। तो कुछ चीज़ें और थी कि जो एज ए प्रियम्बल ऑफ द पार्ट डिफाइन की गई थी, कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने बात करें, जैसे कि प्रियम्बल इज ए नाइदर ए सोर्स ऑफ अ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, एंड इट इज नॉन जस्टिसिएबल दैट इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो जो प्रियम्बल का पार्ट है आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में। ये कुछ चीज़ें जो हैं ये वोट हुई थी जब प्रेसिडेंट मतलब असेंबली में बोला गया था, कुछ चीज़ें जो स्टैंड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में,
एंड तो कुछ चीज़ें हमने जो अडॉप्ट की थी ये वो थी फाउंडिंग फादर्स ने, तो ये 2 थिंग्स थी जो मैंने बताई आपको, एक नॉन जस्टिसिएबल वाली और दूसरा इज ए नाइदर सोर्स ऑफ ए पावर नॉर अ लेजिस्लेचर और नॉर अ प्रोहिबिशन। तो अमेंडेबिलिटी की बात करते हैं हम, तो द क्वेश्चन इज एज टू वेदर द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अरोज फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन द हिस्टोरिक केस ऑफ केशव भारती। तो ये जो हिस्टोरिक केस है केशव भारती, इस केस से ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि भाई जो प्रियम्बल के पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं भी है, या वेदर कैन बी प्रियम्बल इज एन बी अमेंडेड और नॉट। तो एंड इस केस में क्या हुआ था, दैट preamble कैन नॉट बी अमेंडेड एज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पिटिशनर कंटेंडेड दैट अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रॉय और डैमेज द बेसिक एलिमेंट और द फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो 360 की बात करें, जो अमेंडिंग प्रोविजन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आप इसको यूज कर सकते हैं बट किसी चीज को कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रॉय डैमेज द बेसिक एलिमेंट। आप किसी के बेसिक जो एलिमेंट्स बेसिक चीजें होती हैं या फंडामेंटल फीचर, आप उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, एंड विच आर इंस्क्रीन इन द प्रियम्बल। एंड सुप्रीम कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कोर्ट स्टेटेड दैट opinion tendered by its Berbury Union case regard was wrong and held that preamble can be amended and subject to the condition that no amendment is done to the basic feature। आप मतलब इस चीज को लेके उन्होंने कहा कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो बट आप बेसिक फीचर में कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे। एंड इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बेसिक एलिमेंट और द फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज कंटेन्ड इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। अब उसमें कोई अल्टर या मतलब बदलाव नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं ला सकते हो। एंड द प्रियम्बल हैज अभी तक की बात करें तो प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार इन 1976 बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि जिसमें वो 3 न्यू वर्ड्स ऐड हुए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। एंड दिस अमेंडमेंट वाज हेल्ड टू बी वैलिड, और ये वैलिड अमेंडमेंट थी। एंड आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। दैट्स ऑल, थैंक यू।